गुड आफ्टरनून। आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। लास्ट क्लास कैंसिल हुआ था, वैक्सीनेशन एक्चुअली उसी टाइम में लेने का टाइम दे दिया था, तो इस वजह से क्लास नहीं ले पाए। चलिए, अच्छा ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन चलिए, बस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों का जो क्लास है, ठीक है, खास के सितंबर में उम्मीद करते हैं कि स्कूल से एग्जाम्स लेगा, ठीक है, सितंबर में स्कूल अपना फर्स्ट टर्म लेगा। और टॉपिक जो है इस बार मतलब हमारे पास जो आपको एक महीना या सवा महीना जो भी बच रहा है, उसमें टॉपिक काफी है। देखिए, तीन बड़ा टॉपिक है। एक टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज एक टॉपिक है। अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा टॉपिक आपके पास है स्ट्रेट लाइन, ये खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन। एंड तीसरा टॉपिक है आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स है, डेरिवेटिव नहीं यूज कर रहा है। ये तीन टॉपिक, ये तीन बड़ा टॉपिक ऐसा है जो आपको इस बार हम लोगों को आने वाले एग्जाम्स में मिलेगा। सीबीएसई के जो भी सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग उस सिलेबस में ये तीन टॉपिक डाला गया। और ये दो काफी बड़ा है। लिमिट्स फिर भी ठीक है, लिमिट्स फिर भी 3-4 दिन तो लगते हैं, 4 डेज तो आराम से लगते हैं, 1 वीक तो लगेगा लिमिट्स में। तो लिमिट्स को हम ऐसे भी लास्ट में पढ़ाएंगे। अब बच गए ये दो टॉपिक, ये दो टॉपिक दोनों बड़ा टॉपिक है, स्पेशली सीक्वेंस एंड सीरीज। अगर हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज को खत्म कर लेते तो थोड़ा सा चीज हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। देखिए, सीक्वेंस सीरीज के बारे में हम थोड़ा सा आपसे बात करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें जो एक टॉपिक है, सबसे पहले आइए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, एपी। इसमें एक टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जिसका आपको एक वीडियो दी थे, उसमें शुरू में तो इंट्रो ही होगा। तो और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग क्लास 10th में 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं, आईसीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, पढ़े हुए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हम लोगों को मिलता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड थर्ड आपके पास जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। एंड तीसरा आपके पास यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द थर्ड टॉपिक। फोर्थ में आएगा सम स्पेशल सीक्वेंस, बहुत बड़ा टॉपिक है, सम स्पेशल सीक्वेंस। फिफ्थ में एजीएच, यानी कि अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको, एजीएच से बेहतर है एजी प्रोग्रेशन कर देता है। एंड 6 में आप आ जाइए मिसलेनियस। देखिए, स्कूल एग्जाम्स के लिए कम से कम ये टॉपिक और ये टॉपिक, मिनिमम इतना टॉपिक तो पढ़ना है, कंपलसरी है ये तीन टॉपिक, कम से कम ये तीन टॉपिक। देखिए, आपको अगर पूरा सीक्वेंस सीरीज में आपको होल्ड करना है तो आपको ये पूरा टॉपिक आपको जानना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 6 का 6 टॉपिक आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कम से कम स्कूल्स के लिए ये आपके पास 3 टॉपिक आपके दिमाग में होना चाहिए। होप सो आप लोग आगे होंगे अब तक। हाँ, चलिए, अब देखिए, इसके बाद हम लोगों को कुछ बात को और समझना है, ठीक है। हम यहां स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम अब कम है, 1 मंथ है, या आप मान के चलिए 30-35 दिन, 30 to 35 डेज है, ठीक है। स्कूल से एग्जाम्स आपको सितंबर में ले लेगा, सितंबर सेकंड वीक, फर्स्ट वीक, जो भी जैसे जैसे रूटीन आएगा, ठीक है। थोड़ा लेट ले तो हम ही लोगों के लिए अच्छा है, फायदा है। थोड़ा सा लेट अगर ले ले, ये एग्जाम्स अगर सितंबर मिड या एंड में चल जाए तो थोड़ा सा अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कुछ स्कूल्स शुरू में ही ले ले। तो हमारे पास 30-35 दिन हम मान के जा रहे हैं, ठीक है। जब सितंबर फर्स्ट वीक वगैरह हम लेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, 30-35 दिन हमारे पास है। और उसमें हम लोगों को ये 3 बड़े टॉपिक को खत्म करना है। ये तो फिर भी चलो कम दिन में हो जाएगा, क्योंकि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव को ये लोग इंक्लूड नहीं किया है, तो ये टॉपिक इंक्लूड नहीं करने की वजह से अच्छा खासा टाइम बच जाएगा हमारा। तो हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ लिमिट्स, दो लिमिट्स 3 to 4 डेज में हम लोग कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा टाइम लगता है, 10 to 12 डेज लगता है, मतलब कम से कम 2 वीक पूरा प्रॉपर। और ये टॉपिक अकेले 1 महीने का है, तो थोड़ा सा आपको
मेरे थोड़ा कॉपरेट करना होगा। कॉपरेट क्या करना है हम आपको बता दे रहे हैं। इसके वीडियोस होंगे मेरे पास शायद 1 2 3 4 वीडियोस होंगे, आई थिंक 4 या 5 वीडियोस इसको होंगे, 4 5 हो सकता है 6 भी वीडियो नहीं कर सकते हैं, मुझे याद नहीं है कि हम कितने क्लासेस में लास्ट ईयर पढ़ाए हैं। ठीक है, तो ये होंगे। तो एपी वाला जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं, 1 बाय 1 हर डे एक वीडियो डाल देंगे, उसको आप थोड़ा सा देखते जाइए। और ये टॉपिक ऑलरेडी आप पहले से भी पढ़े, ऐसे तो हम हर चीज बताते ही हैं, ऐसा ऐसा तो नहीं कि कुछ छोड़ देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। और हम यहां स्टार्ट करते हैं जीपी से। ठीक है, आप देखो, अगर आप नहीं सीख पाओगे तो फिर मुझे बोलना, तो फिर हम देखते हैं एपी के लिए भी रास्ता निकालेंगे, है ना। लेकिन जैसे एक वीडियो हम आपको दिए हैं, उसको एक वीडियो देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं, एक वीडियो देख ली, इसलिए हर दिन एक ही वीडियो देंगे कि आप देख पाइए, एक ही बार बल्क में आपको नहीं दे देंगे। उससे फायदा क्या होगा कि अगर आप ये वीडियोस देख लीजिएगा ना, तो बाकी सब हम लाइव आके पढ़ा देंगे। नहीं तो मालूम पड़ा कि अगर हम यहां से पढ़ाएंगे तो 5-6 क्लास तो हमारा यहां जाएगा, ये बात है। उसके 5-6 क्लास अगर हम यहाँ पे लेंगे तो स्टेट लाइन और लिमिट का फिर दिक्कत हो जाएगा, अगर एग्जाम इस टाइम ले लेते हैं तब। तो इसे थोड़ा सा कॉपरेट करना है आपको, एपी वाले क्लासेस को थोड़ा सा वीडियो के जरिए आप करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर होगा तो फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, जीपी से स्टार्ट किया जाए, चलेगा? हाँ या ना, जल्दी से बोलिए। चलेगा जो बोले, समझ में आया आप लोगों को? बात करें जीपी से, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ये आपके फायदे के लिए, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा तो आपका सिलेबस जो है ठीक से खत्म हो पाएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या इस टॉपिक को भी आप लोग पहले कभी पढ़े 9th में 10th में? जल्दी बोलिए। हाँ या ना? नहीं नहीं, मैक्सिमम लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे पढ़ाने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम ये मान के चले कि थोड़ा बहुत आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आइडिया है, ये मान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए इसमें आपको 3 टर्म्स हम आपको पहले समझा दें। एक आता है सीक्वेंस, एक टर्म्स आपके पास है सीक्वेंस, एक टर्म होता है आपके पास सीरीज, और एक टर्म होता है प्रोग्रेशन। एक सीक्वेंस है, एक सीरीज और एक प्रोग्रेशन है। ठीक है, सीक्वेंस है, सीरीज है और प्रोग्रेशन है। ओके, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, समझने की कोशिश करिए। सीक्वेंस है, सीरीज है और प्रोग्रेशन है। सीक्वेंस किसको बोलते हैं? देखिए आगे बढ़ने से पहले कम से कम इसके बारे में बात कर लें। आपसे एक छोटा सा सवाल है, 1 2 4 9 11, क्या ये सीक्वेंस है? क्या ये सीक्वेंस है? सीक्वेंस किसको बोलते हैं? सीक्वेंस मतलब रैंडमली आप कुछ भी लिख देते हैं ना, तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन अगर वो कोई डेफिनेट रूल फॉलो करने लगता है, बात समझिएगा, कोई डेफिनेट रूल फॉलो करने लगता है, लाइक जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए, बात समझिए, दोनों फर्क को समझिए। आप कुछ भी रैंडम लिखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। लेकिन आपको यहां पे देखिए, बट इसमें एक खास बात है, देखिए यहां पे आप नहीं बता सकते कि नेक्स्ट टर्म कौन सा, आप नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी ये सीक्वेंस है। बहुत लोगों को इन 3 टर्म्स में कंफ्यूजन होता है, या फिर उनके दिमाग में कुछ बात बैठ जाता है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिखते हो, दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में कोई ये नहीं है। लेकिन अगर कुछ डेफिनेट रूल्स है, मतलब आप बता सकते हो कि नेक्स्ट टर्म कौन सा, जैसे आप यहां बता दोगे कि 7 होगा। ठीक है, जैसे हम एक और लिख रहे हैं 2 4 8 16, देखिए यहां पे आप बता सकते हैं कि अगला टर्म कौन सा होगा, आप आराम से बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म 32 होना चाहिए। ठीक है, आप बता सकते हैं कि जो अगला टर्म है यहाँ पे 32 होना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे आप बता पा रहे हैं ये कोई रूल्स फॉलो कर रहा है। देखिए कई बार रूल आपको पता होगा कौन सा रूल है, ये डिफरेंसेस का रूल है, ये मल्टीपल्स का रूल है, ये आपको समझ में आ रहा है। 7 के बाद 8 होना चाहिए, 8 के बाद 9 होना चाहिए, मतलब एक एक के डिफरेंस है। और ये मल्टीपल है, जैसे इसमें आप 2 को मल्टीप्लाई करिए तो अगला टर्म, फिर से 2 को मल्टीप्लाई करिए तो फिर से अगला टर्म। तो मतलब ये मल्टीपल का कंसेप्ट चल रहा है, ये डिफरेंस का कंसेप्ट चल रहा है, या एडिशन का कंसेप्ट चल रहा है। तो आपको ये पता है कि इसमें क्या चल रहा है जिसके बेस पे आप अगला टर्म लिख पा रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं कि कौन सा सीन चल रहा है, लेकिन हाँ आपको ये आप अगला टर्म्स लिख पा रहे हैं, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे हम दिखाए 1 2 1 4, ठीक है, 2 3 4 9, जैसे ये दिखाएं। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये 1 और 2 लिखें, अगला 1 और 4 लिख दिए, ये 2 और 3 लिखें और इसी का स्क्वायर यहाँ दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्लियर है कि अगला 4 और 5 होगा, उसके बाद आपको 16 और 25 आएगा। मतलब ये ऐसे सीन में आपका चलेगा। तो ये बड़ा सिंपल है, ये हम 2 टर्म लिखे दोनों का स्क्वायर, ये 2 टर्म लिखे ये दोनों का स्क्वायर, ये 2 लिखे दोनों का स्क्वायर, अगला भी वैसे लिख सकते हैं। तो कोई ना कोई एक रूल फॉलो कर रहा है, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। अगर कोई डेफिनेट रूल फॉलो करने लगता है तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। व्हाट इज सीरीज? सीरीज का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। कोई भी सीक्वेंस, हम सीक्वेंस की बात की, कोई भी सीक्वेंस अगर एडिशन, सीक्वेंस प्रोग्रेशन कुछ भी आप बोलो, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो, लाइक मतलब एडिशन बीच में आने लगे या सब्ट्रैक्शन आने लगे, सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही होता है। तो जनरली सीरीज के बारे में बोला था कि एडिशन आना चाहिए, लेकिन हम सब्ट्रैक्शन भी बोल देते, क्यों? सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही होता है, ठीक है। तो अगर एडिशन आने लगे सीक्वेंस या प्रोग्रेशन के टर्म्स के बीच में, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आने लगे तो उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। तो एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो हम लोगों को पता होना चाहिए, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। तो देखिए सीक्वेंस का कोई एंड नहीं होता है, प्रोग्रेशन का कोई एंड नहीं है, लेकिन आप लोगों को 3-4 सिलेबस में दिया गया है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये 3 प्रोग्रेशन है जो हम लोगों को स्टडी करने के लिए दिया जा रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने टाइप का प्रोग्रेशन होता है, तो इनफाइनाइट, बहुत टाइप का प्रोग्रेशन होता है। हम लोगों के हिस्से में 3 प्रोग्रेशन आया है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। अरिथमेटिक क्या होता है ये आप 10th में स्टडी कर चुके हो, एक वीडियो भी हम आपको दे चुके हैं इसके ऊपर, आज एक और वीडियो दे देंगे। देखिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ओके। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंसेस है वो सेम होना चाहिए। यही आपका क्या है, एपी का कंसेप्ट है। अब हम लोग जीपी में आते हैं, जीपी में क्या कहानी बनता है उस पर बात करते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं जीपी। अच्छा, किसी भी चीज को जब पढ़ते हैं ना, तो मतलब इसमें एक और चीज हम बात कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। किसी भी चीज पे, जैसे हम किसी भी प्रोग्रेशन पे बात करें, लाइक एपी पे ही बात करते हैं, तो एपी में हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ते हैं। एपी में हम लोग एक पढ़ते हैं nth टर्म, देन सम ऑफ n टर्म्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी एंड अरिथमेटिक मीन। ये बेसिक चीज है जो हम लोग एपी में पढ़ेंगे या पढ़े, जो भी जो वीडियोस आपको मिलेगा इन सारे पे मिलेगा, nth पे, sn पे, अरिथमेटिक मीन पे, देन प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पे। सेम केस जीपी में होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हम लोग जो स्टडी करेंगे वो आपको nth नंबर ऑफ टर्म्स पे स्टडी करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स पे स्टडी करेंगे, और आपको ज्योमेट्रिक मीन पे स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं, बाद में तो फिर इसको जब करेंगे तो वो समझ में आ ही जाएगा। एंड फोर्थ हमारे पास आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो आप देख रहे हैं अगर एक एक दिन भी अगर हम चलाएंगे इसको, तो 4 दिन तो कहीं नहीं जाता है, कम से कम मिनिमम 4 दिन, लेकिन 4 से भी ज्यादा जाएगा ये, है ना। तो अगर ये वाला पार्ट आप कर लेते हैं ना, तो बहुत राहत मिलेगा हमको आगे काम करने में। मतलब समझ लीजिए कि आप कम से कम 6-7 क्लास बचा लिए, 6-7 क्लास आप वैसे कर लीजिएगा कवर, तो इधर 6-7 क्लास हमको मौका मिल जाएगा दूसरे चीज को पढ़ाने का। कम से कम लिमिट्स का काम तो आप कर ही लीजिएगा, लिमिट्स वाला क्लास हमको मिल जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप करेगा, उसकी जगह पर हम लिमिट्स पढ़ा देंगे। टाइम कम है और कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने में कोई इतना इशू नहीं है। देखिए अब चलिए हम जीपी पे बात करते हैं। जिस तरह से एपी एक रूल फॉलो करता था, सेम प्रोसेस में जीपी भी एक रूल फॉलो करता है। कैसा रूल फॉलो करता है? जैसे मान लीजिए देखिए 2 4 8 16 32 64, ये देखिए ये एक स्पेशल टाइप का प्रोग्रेशन है। क्या दिखाया जा रहा है कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स आप उठा लीजिए, इनका जो रेशियो है ना वो सेम मिलेगा, कहीं से उठा लीजिए।
ठीक है। तो इनका कहना है कि अगर मान लिया आप फर्स्ट टर्म ए ले लीजिए, पहले टर्म को ए ले लीजिए, जैसे आप इसको ए पढ़ लिए, और जो रेशियो आ रहा है कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में अगर आप डिवाइड करते हैं और एक रेशियो क्रिएट कर रहा है, तो अगर उस रेशियो को आप देखिए, T1 का मतलब क्या होगा फर्स्ट टर्म, T2 का मतलब क्या होगा सेकंड टर्म, तो देखिए उसमें अगर उस टर्म में आप रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा। देख लीजिए सेकंड टर्म कैसे आएगा, खुद सोचिए। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 2 एंड रेशियो कितना आ रहा है 4/2, यानी कि 2 ही आ रहा है, तो कितना आ रहा है सेकंड टर्म 4। थर्ड टर्म कैसे आएगा, थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म क्या होगा, इस प्रीवियस टर्म्स में अगर आप रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा। फोर्थ टर्म कैसे आएगा, फोर्थ टर्म प्रीवियस टर्म्स में अगर आप रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा। तो एक सिस्टम बन गया, क्या बना, T1 A है, T2 AR है, T3 AR स्क्वायर है, T4 AR क्यूब है, T5 AR टू द पावर 4 है, एंड T6 AR टू द पावर 5 है, एंड Tn A into R to the power n-1। देखिएगा फिर से रिपीट करें, फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है A, सेकंड टर्म कितना है AR, थर्ड टर्म कितना है AR स्क्वायर, ओके, फोर्थ टर्म कितना आपके पास है, फोर्थ टर्म ध्यान से देखिए AR क्यूब, फिफ्थ टर्म कितना है AR टू द पावर 4, तो सिमिलरली nth टर्म कितना होगा A into R to the power n-1। देख बहुत फंडामेंटल चीज से हम लोग सीख गए, फिर से एक बार लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी पे आगे पूरा एक एक्सरसाइज काम होगा। T2 इज इक्वल टू AR, T3 इज इक्वल टू AR स्क्वायर, T4 इज इक्वल टू AR क्यूब, ऐसे ही बढ़ते जाएगा तो एक सिस्टम बन जा रहा है A इंटू R। देखिए यहाँ पे 4 है तो एक कम हो रहा है। अब एक और यूनिक बात है कि यहाँ पे 3 R है और यहाँ पे एक A है, तो मिलकर 4 तो हो ही रहा है, यहाँ पे 2 R है, यहाँ पे मिलकर एक A है, तो 3 तो हो ही रहा है। So Tn is equal to A into R to the power n-1, where Tn is last term, A is first term, R is common ratio, और n जो है आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, n आपका जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। तो चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन छोटा छोटा करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आसान है, बिल्कुल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप का है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा था, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स जब हम लेते थे तो वहां पे क्या होता था, उनका डिफरेंसेस सेम होता था। यहाँ पे क्या है, रेशियो सेम हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है दोनों में। दोनों के अगर बेसिस स्टडी की बात करें तो यही आपका एक फर्क है। आप एक आसान क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते हैं, दम सिंपल क्वेश्चन से। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग के पास, फाइंड नाइन्थ टर्म, ठीक है, ऑफ द जीपी। एक जीपी हम लोग आपको दे देते हैं 3, 6, 12, 24। एक जीपी हम लोग यहाँ पे लिख दिए, बहुत सिंपल है ना। आपको क्या निकालना है, नाइन्थ टर्म, आपको नाइन्थ टर्म निकालना है। देखिए आसान है, देखिए सबसे पहले क्या कि जब नाइन्थ टर्म आपको निकालना है तो क्या क्या आपको चाहिए वो देखिए। नाइन्थ टर्म आपको अगर चाहिए तो बहुत सिंपल है, देखिए फॉर्मूला के हिसाब से ही है, 9 टर्म आपको चाहिए, यही चाहिए। तो 9 टर्म का मतलब हो गया A इंटू R 8। मतलब ध्यान दीजिए, आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और रेशियो चाहिए। तो फर्स्ट टर्म कितना आपके पास है, देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है, A इज इक्वल टू 3, रेशियो कितना है 6/3 यानी कि 2। तो जब आपके पास फर्स्ट टर्म है, रेशियो तो निकालने में क्या दिक्कत है, और n आपके पास क्या है 9, तो निकल जाएगा A इंटू, सॉरी देखिए फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू, देखिए Tn इज इक्वल टू A इंटू R टू द पावर -1, T9 इज इक्वल टू A की जगह पे कितना होगा 3, R की जगह पे कितना होगा 2, N की जगह पे कितना 9 - 1, 3 इंटू टू द पावर 8। देखिए अगर बहुत बड़ा नंबर आए तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा कैलकुलेट करें, आंसर्स कर सकते हैं। देखिए इतना बड़ा नंबर नहीं है, आप इसको आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये बहुत सीधा सा क्वेश्चन था, आपके पास क्या किया,
कि एक सीक्वेंस दे दिया और 9 टर्म आपसे पूछा किससे बताइए कौन सा होगा। एक उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द जीपी, विच टर्म ऑफ द जीपी 5, 10, 20, 40 is 5120. ओके, इज 5120। बोलता है कि बताइए विच टर्म ऑफ द जीपी, ये कौन सा टर्म है, ये सीक्वेंस अगर ऐसे बढ़ते रहेगा तो बताइए ये कौन से टर्म में आएगा। विच टर्म ऑफ द जीपी इज 5120, कौन सा टर्म है जिसमें आपको ये आएगा। ठीक है, बताइए। विच टर्म ऑफ द जीपी, देखिए बहुत सिंपल है, इस टर्म को हम लास्ट टर्म मान लेते हैं, ये जो टर्म है इसको हम लोग लास्ट टर्म मान लेते हैं, दिस इज द लास्ट टर्म। तो देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म कितना है 5, रेशियो कितना है 10/5 यानी कि 2। ओके, एंड लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, देखिए लास्ट टर्म आप ले लीजिए 5120। तो आपको विच टर्म ऑफ द जीपी यानी कि आपको एन पता करना है। फॉर्मूला हुआ टीएन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर -1। एन टर्म कितना हो जाएगा 5120 और ए कितना हो जाएगा 5, रेशियो कितना हो जाएगा 2, एन पता करना है। तो 5120/5 इज इक्वल टू द पावर n-1। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देखिए ये कटेगा 5 में से एक बार जाएगा। ठीक है, 10 से 4 1024 इज इक्वल टू द पावर n-1 एंड दिस इक्वल टू द पावर 10 होगा, एंड टू द पावर n-1 तो 10 इज इक्वल टू n-1 तो n इज इक्वल टू 11, यानी 11वां जो टर्म होगा वो 5120 होगा। अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करने के टाइम इन फ्रैक्शन में आ जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 5120 इसमें नहीं मिलेगा। अगर हम सही सॉल्व करते हैं और n मेरा यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाता या निगेटिव आ जाता तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो नंबर है 5120 इस सीक्वेंस में नहीं आता। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब n हमेशा आपको पॉजिटिव होना चाहिए, आपको नेचुरल नंबर बोलिए या इंटीजर बोलिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन कुछ खास था नहीं। वेस्टर्न ऑफ द जीपी इज 5120। इस सीक्वेंस में आपको बताना था कि 5120 का कौन सा नंबर पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 5 था, रेशियो निकाल लिया हम लोग एंड इसको लास्ट टर्म मान लिया, क्योंकि यार देखिए आप इसको जब ढूंढ रहे हो तो यहीं तक गिनते गिनते पहुंचोगे, उसके आगे क्या है उससे क्या मतलब है। तो ये मेरे लिए लास्ट हो जाएगा और हम एन को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फार्मूला रख लीजिए जो हमारे पास था, बस सॉल्व किए, हम लोग को पता चल गया कि 11वां जो टर्म है 11 टर्म जो है वो हमारा 5120 है। आई थिंक दैट इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ द फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ अ जीपीआर, क्वेश्चन है इफ द फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म of a GPR, okay, 54 and 13122 respectively. Find the GP. Find the GP, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द जीपी। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ो आराम से। क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ द फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ अ जीपी, ठीक है, आपको जीपी निकालना। जीपी निकालने का तो समझ में आता है आपको क्या निकालना है। फाइंड द जीपी, जीपी निकालने का मतलब आपको ये निकालना है ए आर स्क्वायर, इसी को हम लोग जीपी बोलते हैं। ये जो दिख रहा है यही जीपी है आपका। जीपी का मतलब वो सीरीज, मतलब आपको वो सीक्वेंस चाहिए, ठीक है, जो जीपी को होल्ड करे। तो वो क्या होगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ठीक है, ए आर टू द पावर 4, यही होगा और क्या।
तो ना आपका टारगेट है ए और आर को फाइंड आउट करना। देखिए गिवन क्या है, ध्यान दीजिएगा, गिवन क्या है कि आपको फोर्थ टर्म दे दिया है, कितना दिया 54, और क्या दिया 9 टर्म दे दिया 13122, ये 2 टर्म्स दे दिया आपको, 4 टर्म पता है और 9 टर्म पता है। अच्छा एक चीज देखिए, जिस तरह से फॉर्मूला होता है आपके पास Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर -1, तो अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कितना हो गया ए आर क्यूब, और ये कितना दिया हुआ 54, 9 टर्म का मतलब कितना हो जाएगा ए आर टू द पावर 8। देखिए ज्यादातर आप देखिएगा जब आप इस तरह के सिचुएशन को एपी में हैंडल करते हैं ना, तो डिफरेंसेस से हैंडल करते हैं, घटा के हैंडल करते हैं, और जीपी में जब इस तरह के क्वेश्चन को आप हैंडल करते हैं तो आप डिवाइड करके हैंडल करिए। देखिए यहाँ पे देखिए आपका टारगेट ए और आर को फाइंड आउट करना है। देयर आर 2 इक्वेशंस, यहाँ पे 2 इक्वेशन आ रहा है, एक ये इक्वेशन और एक इक्वेशन है, ठीक है। मतलब इन 2 इक्वेशन की हेल्प से अगर थोड़ा दिमाग लगेगा तो आप ए और आर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ये सोचिए कि अगर ए आर टू द पावर 8 का वैल्यू ये है, ए आर क्यूब का वैल्यू ये है, तो 2 तरीका, ए आर क्यूब का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो डिवाइड मान लीजिए, इसको 1 ले लीजिए और इसको 2 ले लीजिए, हम लोग 2 डिवाइडेड बाई 1, आप इसके वैल्यू को भी यहाँ रख सकते थे। तो ए आर टू द पावर 8 बाई ए आर क्यूब इज इक्वल टू 13122 बाई 54, ये तो कैंसिल हो गया, आर टू द पावर 5 आएगा, जानते हैं कट के आएगा 243 आएगा, 54 से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप चाहें तो 9 से काट सकते हैं, 5 और 4 मिलकर 9, 9 से कटेगा, 2 2 4 1 5 5 से 8 1 9, ये भी 9 से कटेगा, उस हिसाब से भी काटेगा, तो फाइनली आपको 243 मिलेगा। अब ये बहुत इजी हो गया, r टू द पावर 5 एंड 3 टू द पावर 5 जो है वो 243 होता है, तो यहां से r का वैल्यू आपको मिल गया 3, इजी था। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन तो आएगा। अब देखिए आप किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को आप यूज करके आप एक और चीज निकाल लीजिए, वो है a, तो निकल जाएगा। देखिए फ्रॉम 1 a r cube is equal to 243, okay, नहीं सॉरी 54, a what is the r is 3, so this is equal to 3 cube is equal to 54, तो 54 by 27, तो a का वैल्यू आ जाएगा 2। अब आपको क्या पता, इफ द फोर्थ एंड 9 टर्म्स ऑफ जीपी आर 54 एंड 13122 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द जीपी, निकल जाएगा, अब कुछ करना नहीं, यही जीपी है आपका, तो 2-3 निकाल दीजिएगा बस, बहुत है। जैसे a का वैल्यू 2 हो गया, ए आर कितना होगा, देखिए आर यहाँ पे कितना आ रहा है, आर आपके पास 3 है, तो ए आर कितना होगा 3 इंटू 2 यानी कि 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 कितना 18, बस यही सीक्वेंस चलेगा, हो गया, निकल गया। क्या ये टफ है, क्या ये टफ है, बोलिए। देखिए क्वेश्चन इसमें काफी अच्छे आएंगे आगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा होगा आपको कि बहुत दिक्कत वाला बात है, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। ओके देखिए अगले क्वेश्चंस में हम लोगों को मिलेगा क्या, देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखें, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, द फर्स्ट टर्म of a GP is 1, okay, the sum of its third and fifth terms is 90, fifth terms is 90, okay, find the common ratio, find the common ratio of the GP, find the common ratio of the GP। ये आपके पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, चलिए ये क्वेश्चन को देखिए, आप थोड़ा पढ़े आप इसको थोड़ा सा, उसके फिर इस क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेट मत आया करिए आप लोग, अच्छा थोड़ा लेट आते हैं। शुरू में हमने कुछ बात बोला था, ठीक है, जो लोग लेट आए उनको फिर से हम बोल देते हैं, एपी का आपको वीडियोस मिलेगा, उसको देखिए, 5-6 वीडियोस है, हर दिन एक वीडियो दे देंगे,
उसको करिए आप वहां से। और जीपी एचपी बाकी सारा चीज हम पढ़ा देंगे। नहीं तो अगर एपी हम पढ़ाएंगे तो एग्जाम्स बहुत क्लोज है, छूट जाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर वहां पे मत बोलिएगा कि छूट गया, ये हो गया, वो हो गया। पढ़ाया वो मेरा ही है, जैसे क्लास ऐसे ले रहे वैसे ही है। उसमें बहुत सारा बात तो आपको सुनने में मिलता है, वो जो पिछले साल पता नहीं क्या क्या बोले। हम तो खैर अपना वीडियोस कभी देखते नहीं है, ठीक है, तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। 2-3 साल के बाद बहुत प्रॉपर तरीके से वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, आपको तो निकल जाइएगा अच्छे से पूरा सिस्टम बना के। आप लोग ऑफलाइन आने के लिए तैयार है क्या? कितने लोग तैयार है ऑफलाइन आने के लिए? 12-15 बच्चे हैं तो बहुत दिक्कत नहीं, ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं। क्या बोलते हैं, ऑफलाइन है? कोई नहीं तैयार है? नो वन? कौन नहीं तैयार है वो मैसेज करे। हम मान लेते हैं सारे बच्चे तैयार हैं, हम ये मान लेते हैं कि सारे बच्चे तैयार हैं, ठीक है, अब वो मैसेज करें जो नहीं तैयार है। ओके, अच्छा अभी पापा अलाउ नहीं करेंगे, बहुत सारा मैसेज जब आने लगा, 4-5 लोगों ने मैसेज कर दिया है। चलिए एक आध महीना और चलाइए, या फर्स्ट टर्म तक चलाइए, चलिए देखते हैं फर्स्ट टर्म के बाद क्या माहौल बनता है, कर देते हैं फिर उसके बाद। ओके देखिए यहाँ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, फर्स्ट टर्म जो है आपका जीपी वो 1 है। ओके, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, तो मतलब आपको ए जो है वो 1 है। द सम ऑफ इट्स थर्ड, सम ऑफ इट्स थर्ड एंड फिफ्थ इज 90। थर्ड का मतलब हो जाएगा ए आर स्क्वायर एंड फिफ्थ का मतलब हो जाएगा ए आर टू द पावर 4 इज 90। देखिए क्लियर करिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, फर्स्ट टर्म ए। ओके, अब लिखेंगे नहीं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो, लिखा जाता है ऐसे, लिखता है लोग, लिखना भी चाहिए, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and R be the common ratio of given sequence, ये सब थोड़ा सा लिखा जाता है, ठीक है। ए बी द फर्स्ट टर्म, आर बी द कॉमन। अब क्या है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है जो कि 1 है, ओके, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ इज 90, मतलब थर्ड का मतलब ए आर स्क्वायर एंड फिफ्थ का मतलब ए आर टू द पावर 4, 90 है। ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4, चलिए आर टू द पावर 4 को पहले लिख लेते हैं एंड आर स्क्वायर को बाद में लिखते हैं 90। क्या यहां से कुछ हो सकता है क्या? मुझे लगता है यहां से कुछ हो जाएगा, 90 माइनस 90 आर टू द पावर 4 चाहिए, 10 और 9 मिलकर शायद वही होता है। देखिए आप 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर माइनस 90 शायद हो गया, देखिए तो 10 में से 9 करेगा तो आर स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई करो तो माइनस 90 आर टू द पावर 4 आ जाएगा। तो आर टू द पावर स्क्वायर को कॉमन ले तो आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 को कॉमन ले तो आर स्क्वायर प्लस 10, तो आर स्क्वायर प्लस 10 और आर स्क्वायर माइनस 9, ये तो कुछ देगा नहीं। देखिए आर स्क्वायर प्लस 10 तो कुछ देगा नहीं, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कोई रियल सॉल्यूशन तो नहीं देगा, ये इमेजिनरी देगा, इमेजिनरी से कोई मतलब नहीं हमको, बच गया ये। तो आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो आर का वैल्यू प्लस माइनस निकालना क्या था, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, निकल गया, बहुत सिंपल था। सीक्वेंस में निकाल सकते हैं क्योंकि ए मिल गया आपको, आर 2-2 मिल गया है, तो आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत वाला बात नहीं। अगले क्वेश्चन में हम लोग इन करेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ओके ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहानी बनेगा। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिएगा क्वेश्चन है आपको द फोर्थ सेवंथ एंड 10th टर्म्स। देखिए आप अगर ठीक से समझ रहे हैं तो मुझे हिम्मत मिलेगा कुछ अच्छे क्वेश्चन को कराने का। आज तो फर्स्ट डे है, तो आज तो हम बेस सिर्फ तैयार करेंगे आपका, एबीसी रिस्पेक्टिवली ओके, प्रूव दैट। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसका बहुत सारा टर्म्स दूसरे दूसरे जगह पे यूज होता है, तो एक सही डिसीजन है, सारे स्कूल अगर इसको शुरू में पढ़ा रहे हैं तो अच्छा डिसीजन है सीबीएसई का। लेकिन पता नहीं लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों सेकंड टर्म में ढकेल दिया, ये पहली बार हुआ मेरे पूरे करियर में, 16-17 साल के करियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड टर्म में गया। लेकिन एक तरह से वो भी ठीक है, सेकंड टर्म में रहने का अपना एक फायदा है, क्योंकि फिर आपको कैलकुलस उसके बाद पढ़ना होता है,
12th में। तो जितना आप नजदीक ट्रिगो खत्म करिएगा उतना फायदा करेगा। और आप लोग को फिर से एक बार मौका मिल जाएगा, एक बार तो पढ़ा दिए, एक बार फिर से मौका मिलेगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन कराने का मौका देंगे आप लोगों को। The fourth, seventh, and 10th terms of a GP are A, B, C respectively. Prove that B square is equal to AC. इस बार जब हम ट्रिगो पढ़ाएंगे ना दूसरी बार, तो हम आपको दिखाएंगे कि बेस्ट क्या होता है, ठीक है, इस बार दिखाएंगे, क्योंकि इस बार आपके पास नॉलेज बहुत रहेगा। देखिए आप लिमिट जान चुके होंगे, आप सीक्वेंसेस जान चुके होंगे, ट्रिग्नोमेट्री आपको हम पहले से बता चुके हैं, फंक्शन आप पहले से जान चुके हैं, तो मतलब खुल के हम बात कर सकते हैं बहुत सारी चीज पे। बहुत सारा ऐसा चीज है यहाँ पे ट्रिगो में हम बहुत खुल के बात नहीं किए, तो रुक गए थे, क्योंकि मजबूरी था कि बहुत सारी बात आप नहीं जानते थे। लेकिन आप बहुत सारी बात जान जाइएगा और फिर हम ट्रिगो पढ़ाएंगे तो उसका एक मजा ही अलग होगा। ऐसे मैक्सिमम मिनिमम हम एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करवाए ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ नहीं करवाए, छोड़ दिए, पूरा का पूरा पार्टी छोड़ दिए। दिक्कत था, बहुत सारी बात आप नहीं जानते थे, ऐसे नहीं कराए। इस क्वेश्चन पे आते हैं। द फोर्थ, सेवंथ एंड 10th टर्म्स ऑफ जीपीआर एबीसी रिस्पेक्टिवली। द फोर्थ, सेवंथ एंड 10th टर्म्स ऑफ जीपीआर। देखिए फोर्थ सॉल्यूशन में आते हैं। फोर्थ, ठीक है, जनरली ए फर्स्ट टर्म होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ए को 4 टर्म बोला है, जो बोला वो मानेंगे। एंड 7 टर्म देखो आपके पास क्या होगा, 7 टर्म आपका बी है और 10 टर्म क्या है आपका सी है। हम लोग मान लेंगे कैपिटल ए को मान, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। एंड इसलिए शायद लिखवाता है कि कभी कभी बदल जाता है, आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन सीक्वेंस। अब देखिए हम लोग को करना क्या क्वेश्चन पर, पहले वो देख लेते हैं। अच्छा, प्रूफ करना है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। अच्छा ये प्रूफ करना है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, फोर्थ टर्म कितना है, फोर्थ को आप लिख सकते हैं ए आर क्यूब एंड इज इक्वल टू ए। 7 को आप लिख सकते थे ए आर टू द पावर 6 एंड बी। एंड 10th को आप लिख सकते हैं ए आर टू द पावर 9 सी। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, जो हम लोग को प्रूफ करना है उसके लेफ्ट पार्ट पे जाते हैं, डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए हम लोग इसको लेफ्ट पार्ट पे आते हैं, या फिर हम ऐसे करते हैं 1, 2 और 3। हम एक काम करते हैं, फ्रॉम 2 से आते हैं, फ्रॉम 2। फ्रॉम 2 में दे रहा है ए आर टू द पावर 6 इज इक्वल टू बी। चलिए बहुत सही, स्क्वायरिंग कर लेते हैं यहाँ पे। ए, इसको ध्यान में रखते हुए आर टू द पावर 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आप लेफ्ट लेके भी चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, बी स्क्वायर लेके चलते और बी का वैल्यू डाल देते हैं, फिर ए सी ले आते हैं वहां से। बट चलिए ए स्क्वायर एंड आर, ठीक है, 12। अब देखिए यह करना क्या है, ध्यान से देखिए, ए और सी चाहिए। ए किसके बराबर है, ए आर क्यूब के बराबर है। देखिए इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, ए आर क्यूब, इसको लिख सकते हैं ए आर 9 लिख सकते हैं आप, देखिए तो कोई दिक्कत है। ए इंटू ए मिलकर ए स्क्वायर, आर क्यूब इंटू आर टू द पावर 9 मिलकर आर टू द पावर 12। ए आर क्यूब को आप क्या पढ़ सकते हैं, ए आर क्यूब को आप पढ़ सकते हैं ए, और ए आर टू द पावर 9 को क्या पढ़ सकते हैं सी, एंड इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। हो गया प्रूफ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्रूफ हो गया, बहुत आसानी से प्रूफ कर लिया। देखिए देखिए कुछ प्रॉब्लम नहीं था, आपको 4 टर्म दिया हुआ था, 7 टर्म दिया हुआ था, 10 टर्म दे दिया था। क्या बोला, ए भी द फर्स्ट टर्म मान लिए, एंड इस बार कैपिटल ए लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए यूज हो चुका था, एंड आर भी द कॉमन रेशियो। 4 टर्म आपके पास कितना ए है, 4 टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए हो गया। 7 टर्म को हम ऐसे लिख सकते थे जो कि बी है, एंड 10 टर्म को हम ऐसे लिख सकते थे जो सी है। तो ये हो गया आपको 4, 7, 10। अब हम लोग क्या आगे 2 से आए, ये जो सेकंड है उससे लेकर आए फ्रॉम 2 में क्या दिया जाता है, ए आर टू द पावर 6 इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे को बी स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग कर लिया इसको ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे ये इस तरह का हुआ, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ सकते थे, तो इसको हम बाद में ए और सी बोल सकते थे। तो जो हम लोग को प्रूविंग चाहिए था वो प्रूविंग आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आसान एक क्वेश्चन था। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या है कहानी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लग रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इफ द फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट एंड द nth terms
of a GP are A and B respectively, and P is the product. P is the product of its first n terms. Okay, n terms. Then prove that P square is equal to AB by whole power. ये क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ो। ओके, सीक्वेंस रेस का आज फिर से हम बोले एपी का एक और वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। एक वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं, उसमें ये मत करिएगा कि बाद में देख लेंगे, ऐसा मत करिएगा, देखते जाइए, काम बहुत है अभी इस मंथ में हम लोग के पास। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को आप पढ़िए आराम से। इफ द फर्स्ट एंड द nth, चलिए सॉल्यूशन में आता है। सॉल्यूशन बोलता है इफ द फर्स्ट, ओके, इफ द फर्स्ट and the nth terms of a GP are A and B, देखिए दिया हुआ, and P is the product of, P के बारे में क्या बोलता है, ध्यान देगा, P के बारे में क्या बोल रहा है, and P is the product of its first n terms। चलिए कोई बात नहीं, P क्या है पहले हम बात कर लेते हैं। P देखिए क्या है, P आपके पास है T1 into T2 into T3 and T4 and Tn, ये आपका P है। P is the product, P एक प्रोडक्ट है किसका, इट्स फर्स्ट n टर्म्स का। तो प्रूफ करेंगे P स्क्वायर इज इक्वल टू AB पे होल पावर n। चलिए ठीक है, इसको हम प्रूफ कर देंगे, लेकिन चलिए यहीं से लेके बढ़ना होगा आपको। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म A है आपके पास। सेकंड टर्म को आप क्या बोलेगा, अगर हम मान लेते हैं इसका रेशियो R है, ठीक है, मान लेते हैं इसका रेशियो R है, देखिए यहाँ पे T2 को आप क्या लिख सकते हैं, AR, T3 को क्या लिख सकते हैं, AR स्क्वायर। देखिए अगर हम मान लें कि ये जो भी सीक्वेंस है जीपी है, उसका रेशियो कुछ ना कुछ तो होगा, उस रेशियो को हम लोग आर माइनस, फर्स्ट टर्म ए हम लोग को दे दिया, गिवन क्या है, और लास्ट टर्म को आपको बी बोल रहा है। चलिए ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आएगा, और ध्यान से देखिएगा, एंड ए आर क्यूब, हम इसको बी नहीं लिखेंगे, हम इसको ए आर टू द पावर n माइनस 1 ही लिखेंगे। हम एक काम करते हैं, इस तरफ से बनाते हैं, थोड़ा सा जगह मिलेगा ना। आप गिवन क्या है आपके पास, गिवन पे आप आता है, गिवन आपके पास है फर्स्ट टर्म ए है और Tn, जिसको हम ए आर टू द पावर n माइनस 1 भी बोल सकते हैं, वो बी है। नाउ P आपके पास कितना हो जाएगा, T1 T2 T3 एंड Tn। अगर हम मान लें कि इस सीक्वेंस का जो भी T1 T2 T3 Tn है, रेशियो R होगा, फर्स्ट टर्म तो गिवन है, तो फर्स्ट टर्म तो A होगा, रेशियो क्या, T2 क्या होगा, AR, एंड ये कितना हो जाएगा, AR स्क्वायर, एंड लास्ट वाला कितना हो जाएगा, AR टू द पावर n माइनस। इसको हटाते हैं थोड़ा, ये थोड़ा सा समझदारी दिखाना है। क्या दिखाना है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो A है ना, ये A काउंटिंग में जब करेगा तो n पीस निकलेगा। क्यों, 1 वाले में है, 2 वाले में भी है, 3 वाले में भी है, और n वाले में भी है। तो अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें तो a क्यूब होता, और n तक अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा a टू द पावर n। उम्मीद करते हैं ये लाइन आपको समझ में आया होगा कैसे लिखे। देखिए यहाँ पे पहले टर्म में a है, सेकंड टर्म में भी a है, थर्ड टर्म में भी a है, लास्ट टर्म में भी a है, तो a कितना है काउंटिंग में, n है। तो सिंपली अगर 3 को मल्टीप्लाई करते तो a क्यूब होता, 4 को करते तो a टू द पावर 4 होता। तो आपको a मल्टीप्लाई कितना करना है, n तक करना है,
दैट इज a टू द पावर n। और r पे ध्यान दीजिए, r पे, r कितना होगा, यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है। अच्छा आपको ये पता है अगर सेम आपको इस तरह का बेस मिलते जाए तो अल्टीमेटली जो पावर है वो ऐड हो जाता है। अगर मान ली बेस आपका सेम है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो पावर आपका क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए r आपके पास है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड n माइनस 1। एक रिजल्ट हम आपको दे देते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ये रिजल्ट आपको 10th क्लास में भी बताया गया, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बता देना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू n, इसका सम करना है। इसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। मतलब हम 1 से स्टार्ट की, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 करके सम की n तक की। सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू n। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा, देखिए बहुत सिंपल है, आप शायद सम का फॉर्मूला जानते होंगे, n/2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है सम ऑफ एपी का। ये एपी के फॉर्म में, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 करके n तक गए, नंबर ऑफ टर्म्स n ही है। फर्स्ट टर्म कितना होगा, 1 होगा, नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, डिफरेंसेस कितना होगा, 1 होगा। तो n/2 एंड 2 प्लस n माइनस 1, तो n प्लस 1 इंटू n/2। देखिए सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर जो होगा आपके पास वो आएगा n इंटू n प्लस 1/2 आएगा। ये एक तरह से याद ही रख लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n का रिजल्ट होता है n इंटू n प्लस 1/2। बहुत यूज होता है, मतलब यहाँ सिक्वेंसेस बनी, इसके बाहर भी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n जो होगा n इंटू n प्लस 1/2 होगा। अच्छा इसी में एक और हम आपको याद करवा देते हैं, जैसे मान ली एक कम हो गया, सपोज ये n तक गया ना, n से एक कम आ गया, एक कम बस, तो इसका रिजल्ट आएगा n इंटू n माइनस 1/2। इसका रिजल्ट आएगा n इंटू n माइनस 1/2। सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर आपके पास ये है, ठीक है, कितना आएगा, और अगर यहां से हम ऐसे कर देंगे तो इतना आएगा। ये एक तरह से याद ही रखिएगा, अगर कोई फॉर्मूला कॉपी बनाया है तो जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा इसका रिजल्ट ऐसा क्यों आया तो हम आपको दिखाएं। अच्छा एक बहुत फेमस रिजल्ट है, आप देखिएगा, तो जब आप नीचे क्लासेस में होते हैं तो कभी कभी टीचर्स लोग दे देते हैं, लाइक 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100, 1 से लेके 100 तक का एडिशन जोड़िए। ऐसे इसका रिजल्ट बहुत आसान है, एक बिस्किट है 50-50, है ना। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 100 का जो सम होता है वो 5050 आता है। ऐसे निकालने का तरीका यही वाला है, बहुत सिंपल है। कैसे होगा, बहुत सिंपल है, लास्ट में कितना आ रहा है 100, तो ये 100 इंटू 101/2, ये 50 मल्टीप्लाई करेगा 5050 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये सारा झमेला क्यों हुआ, इसके रिजल्ट्स के वजह से। ये कहीं भी आ जाता है, किसी भी जगह आ जाता है, तो कुछ कुछ अगर एपी का टर्म्स आते रहेगा बीच बीच में तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, उसके लिए घबराइएगा मत। तो क्वेश्चन क्या था कि फर्स्ट टर्म आपका ए है एंड लास्ट टर्म आपका बी है। लास्ट टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसके बदले में भी। अब प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट टू एन टर्म्स का प्रोडक्ट आपको गिवन है। फर्स्ट टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड टर्म को अगर रेशियो मान लेते हैं, इस सीक्वेंस का आर है, तो हम सेकंड टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, एन टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ए को मल्टीप्लाई करें तो ए टू दी पावर एन होगा, आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना, मिटाएंगे इसको, ओके। अब ध्यान देने वाली बात देखिए कि यहाँ पर क्या है, दिस इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू आर एन इंटू एन माइनस 1/2, इसको हम पी स्क्वायर बोल रहे हैं। आई थिंक ये स्टेप आप समझे होंगे, ये स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लिखें। देखिए बहुत सिंपल है, ये वाले तो मल्टीप्लाई पहले सिखा ही दिए, और देखिए बेस सबका सेम है, मल्टीप्लीकेशन का पोजीशन सब ऐड हो जाएगा, और इसका रिजल्ट इतना होता है वो हम आपको बताएं अभी। लेकिन देखिए प्रूविंग में ध्यान से देखिए, प्रूविंग क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है, तो चलिए यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखिए स्क्वायरिंग करिएगा तो देखिए ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और देखिए इस पे जब आप स्क्वायर करेगा तो ए टू द पावर एन हो जाएगा, और इसमें करेगा तो एन इंटू एन माइनस वन हो जाएगा। कि जब आप स्क्वायरिंग करने जाइएगा तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, और इस पे करिएगा तो यहाँ पे ए टू एन आ जाएगा पावर में, और यहाँ पाइएगा तो टू टू कट जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अभी भी ध्यान दीजिए, आपको प्रूविंग पे नजर रखिए, प्रूविंग क्या है। तो कोई बात नहीं, अब उम्मीद करते कि आ जाना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आया ए टू द पावर टू एन, रिपीट लाइन है ये, एन इंटू एन माइनस वन। ध्यान दीजिएगा, अब आप इसको क्या करना है, एक चीज आप नोटिस करिए, और यहाँ भी एन है और यहाँ भी एन है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे, एन माइनस वन पे पावर एन। अब बोलिएगा वो क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे बाहर में पावर एन है, एडजस्ट तो करना हम लोग को सीखना होगा। अब देखिए इसका थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन और कर लेते हैं। इस बार क्या करते हैं, ए को हम ए ही लिखते हैं, और इसको लिख सकते हैं ए आर टू द पावर एन माइनस वन, और ये हो गया एन। तो ये ए हो गया, और ये जो रिजल्ट है वो बी हो जाएगा, ए बी पावर, एंड ये हो गया पी स्क्वायर। क्लियर है? इज इट क्लियर? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया? एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम्स में दिखता भी है ये क्वेश्चन, ऐसे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। अभी हो सकता है कुछ बच्चों को लगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और जब क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे तो ये क्वेश्चन इजी लगेगा फिर आपको। क्लियर है ये क्वेश्चन? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में जाए। यस या नो? चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मिटाते हैं इसको। देखिए इसके बाद दो चीज होता है, या तो एक और अच्छा क्वेश्चन लें या फिर थोड़ा सा आपको रिलैक्स दें एक आसान क्वेश्चन के जरिए। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन और ठीक ठाक दे देना चाहिए। हम्म, आप देखिए क्वेश्चन है कि एक इफ द pth क्वेश्चन है, इफ द pth qth and rth terms of a gp be a b c respectively prove that a to the power q minus r, b to the power r minus p, c to the power p minus q is equal to 1। चलिए क्वेश्चन कम से कम आप पहले पढ़ लीजिए, फिर बात करते हैं उस क्वेश्चन। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है फिर से। क्वेश्चन है, if the pth qth and rth terms of a gp a b c respectively prove that इतना। क्या आप इस क्वेश्चन में कुछ सोच सकते हैं? the pth qth and rth terms of a gp b a b c respectively, ठीक है, तो दैट इतना। बहुत सिंपल है, देखिए सॉल्यूशन में मूव करते हैं। देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आते हैं। इफ द pth, देखिए pth का मतलब ये हुआ qth and rth,
टर्म्स ऑफ जीपीवी ए बी एंड सी। जनरली ए को हम फर्स्ट टर्म लेते हैं, बट ऐसा इस बार है नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि प्रूफ करना है, मान लेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। देखिए यहाँ पे आर भी यूज किया हुआ है, तो एंड कैपिटल आ लेंगे, आर बी द, एंड यहाँ पे कर लेते हैं एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन सीक्वेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पी ए टर्म को आप लिख सकते थे ए आर पी माइनस वन। कैपिटल ए को हम फर्स्ट मान रहे हैं, और जो भी सीक्वेंस ये बनेगा उसको हम लोग उसका रेशियो आर मान ले रहे हैं। अरे कोई ना कोई तो सीक्वेंस होगा ना, जैसे आप कुछ भी लिखते हो 2 4 8 16 एक सीक्वेंस लिखे, तो हम कैसे बोलते हैं कि पांचवा टर्म ये है, छठा टर्म ये है, चौथा टर्म ये है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही कोई पीएट टर्म भी होगा, मुझे नहीं पता कौन सा, लेकिन पीएट कोई नाम दे दिया। ऐसे यहाँ पे कोई एक और होगा, मान ले कि सपोज करिए 2056 ऐसा कुछ होगा, तो हम बोलेंगे यही मेरा पीएट टर्म है। जैसे इसको हम दूसरा टर्म बोल सकते हैं, इसको चौथा बोल सकते हैं, इसको छठा बोल सकते हैं, तो वैसे ही ये पीएट टर्म कोई होगा। तो वही बोला कि पीएट कोई सीक्वेंस होगा या कोई प्रोग्रेशन होगा जिसका पीएट टर्म ए है, क्यूएट टर्म बी है और आरएट टर्म सी है। और बोला कि जो भी सीक्वेंस है वो आपका जीपी में है, मतलब ये जो सीक्वेंस है इसमें जो रूल्स है वो एक जीपी का है। ओके, तो पीएच क्यूएच एंड आरएच टर्म्स जो है आपका एबीसी है, तो प्रूफ करो कि जो रिजल्ट है वो 1 के बराबर होगा। ठीक, तो पीएच टर्म को हम ऐसे तो लिख सकते थे, फर्स्ट टर्म मेरा ए है और रेशियो आर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जो कि ए के बराबर होगा। क्यूएच टर्म आपके पास ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन है, जो कि आपका बी होगा, एंड आर एट टर्म जो है आपके पास ए आर आर माइनस वन होगा, जो कि सी होगा। ओके, देखिए अब एक लॉजिक हम आपको देते हैं, वो सुनिएगा और समझिएगा, है ना, अच्छा सा एक लॉजिक। देखिए इस तरह का कई बार आपको क्वेश्चन खास के जीपी में मिलता है। ऐसा ऐसे क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है, हम आपको बता रहे हैं क्या पैटर्न हम बता रहे हैं आपको। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करिएगा कि कोशिश करिए कि बेस जैसे तीन तीन बेस है ना, उस बेस को कम कर दीजिए। तो देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए कभी इनके बीच में रिलेशन होगा, कभी इनके बीच में रिलेशन होगा, कोई ना कोई तरीके से हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल देखिए बहुत सिंपल सा रिलेशन है, वो क्या हम बता रहे हैं आपको। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, एबीसी का आपको वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एबीसी का वैल्यू दिया हुआ है इस टर्म में, इसमें दिया हुआ है, और थोड़ा तो कम हो जाएगा। देखिए ए के बदले में अगर हम रख दें ए आर पी माइनस वन, बी के बदले में रख दें ए आर क्यू माइनस वन आर माइनस पी, एंड सी के बदले में रख दें हम लोग ए आर आर माइनस वन, और ये हो जाएगा पी माइनस क्यू। देखिए नोटिस करने वाला क्या बात है कि ये इसके साथ जाएगा, ए टू द पावर क्यू माइनस आर, ओके, एंड आर पी माइनस वन एंड क्यू माइनस आर। तो लेंदी हो रहा है, लेकिन चलिए कुछ कर नहीं सकते, ए आर ए पे पावर आर माइनस पी, और आर देखिए क्या होगा, आर हो जाएगा आपके पास क्यू माइनस वन एंड आर माइनस पी, और फिर हो जाएगा ए पे पावर पी माइनस क्यू, एंड आर हो जाएगा आर माइनस वन एंड पी माइनस क्यू। ठीक है, नोटिस करने वाला क्या बात है कि ये जो ए दिख रहा है, ये ए दिख रहा है और ये ए दिख रहा है, सब में आपका बेस सेम है, तो इनको एक साथ ले लो, तो क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी एंड पी माइनस क्यू। देखिए जब आप इन तीनों को किए तो यहां से जो आपको निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है जो हम किए, और जब हम आर पे आ जाएंगे, आर के लिए आ जाएंगे, तो पी माइनस वन क्यू माइनस आर क्यू माइनस वन आर माइनस पी एंड आर माइनस वन एंड पी माइनस क्यू। देखिए यार अल्टीमेटली एक बात बहुत अच्छा हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे होगा क्या, क्यू से क्यू कैंसिल, पी से पी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ए टू द पावर जीरो। और जानते हैं जब इसको आप ओपन करिएगा, ओपन करिएगा, है ना, हम ऐसे काट दे रहे हैं, ये गलत तरीका है।
आप इसको जब ओपन करेगा और काटेगा तो सब कट जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 आएगा और इसका भी वैल्यू 1 आएगा, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो 1 आ जाएगा। देखिए इसमें हम आपको कंसेप्ट क्या दिए, इसका ये कंसेप्ट दिए कि जो बेस आपको दिख रहा है ना, उस बेस को कम करिए। 3 है ना, कम करिए। इससे आप अगर कम कर पाते हैं, 2 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, तो चीज आपका इजी हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कर पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे हो पा रहा था। तो फाइनली जो आपको वैल्यू आया, जो राइट हैंड साइड जो था वो 1 आ गया। इफ द pth qth and rth terms of a gpb abc respectively proves that इतना। हम लोग क्या किए, pth हमारे पास a था, qth b था, rh था, ये तो गिवन है, इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, ये दिया हुआ था। हम मान ली कि कैपिटल ए एंड कैपिटल आर जो है वो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो किसका, सीक्वेंस का। तो हम pth टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते थे, qth टर्म को ऐसे लिख सकते थे, rh टर्म को ऐसे लिख सकते थे, abc तो था ही ये लोग। अब हम अपने लेफ्ट में गए और मेरे पास एम यही था कि किस तरह से इसके बेस को कम करें। तो बहुत अच्छा था, ए को भी ए और आर के टर्म में, बी को भी ए और आर के टर्म में, और सी को भी ए और आर के टर्म में लिखने से आपको कम से कम बेस एक कम तो हो ही जा रहा है। तो उसी कंसेप्ट से गए और फाइनली देखे सब कन्वर्ट के लास्ट में बना लिया। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या ये समझ में आया? अच्छा, आगे एक क्वेश्चन हम लोग और करने जा रहे हैं, और उसके लिए पहले एक छोटा सा बेस आपको हम तैयार कर दें, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आएंगे तो इजीली आपको समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 3 टर्म्स है। आगे बढ़ने से पहले 3 चीज हम आपको बता दें, जैसे समझिएगा, अगर कहीं पे लिखा हुआ ना कि ए बी सी एपी में है, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एबीसी आपका मान लीजिए एपी में लिख दिया है, तो देखिए क्या होगा, इसके बीच का डिफरेंस ध्यान देगा। अगर एपी है तो इसके अंदर प्रॉपर्टी किसका होगा, एपी का होगा। यानी कि बी माइनस ए का जो डिफरेंस है वो सी माइनस बी के बराबर होगा। तो आप इसको उठा के इधर कर लीजिए, इसको उठा के इधर कर लीजिए, तो 2b इज इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस सी। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस सी बाई 2। तो याद रखिएगा ये अक्सर मिलता है ए बी सी एपी में है, तो इसका मतलब कि b इज इक्वल टू, या 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, या b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, कभी भी यूज कर सकते हैं हम लोग, याद रखिएगा। जीपी के लिए आते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से आपको मिल सकता है ए बी सी जीपी में। अगर इसके ये जीपी में 3 नंबर है तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होगा वो जीपी का होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला होगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला प्रॉपर्टी क्या होता है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो जो होता है वो सेम होता है, मतलब बी बाई ए का रेशियो वही होगा जो सी बाई बी का होगा। दैट केस में देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ज्यादातर यही चलता है। कहीं कहीं पे लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन ज्यादातर यही चलता है। मतलब याद रखिएगा कि ए बी सी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बोल सकता है जरूरत पड़ने पे। ये सब बहुत लिखाता है, याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा ही लिखाता है। एबीसी एपी में है तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, एबीसी जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी। उम्मीद करते हैं ये 2 टर्म्स आप समझे होंगे। उसी तरीके से एक और टर्म्स होता है, सिखा दें, मुझे लगता नहीं कि अभी हम यूज करेंगे इसका, लेकिन फिर भी जब चल रहा है तो कर ही देते हैं। एबीसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, एचपी क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। एचपी का मतलब हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी को अगर आप डेफिनेशन वाइज आइएगा तो बोलिएगा रिवर्स ऑफ एपी। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि अगर ए बी सी एचपी में है तो 1 बाई ए, 1 बाई बी एंड 1 बाई सी एपी में होगा। अगर कोई चीज ऐसे लिखा हुआ और ये बोल दे कि ये 3 नंबर एचपी में है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो उसका जो उल्टा होता है, रिवर्स होता है, वो एपी होता है। याद रखिएगा, एपी का जो रिवर्स होता है वो एचपी होता है, या एचपी का जो रिवर्स होता है वो एपी होता है। अब सवाल ये दिमाग में आता है कि जीपी का रिवर्स क्या होता है, कुछ नहीं होता, जीपी का रिवर्स जीपी ही होता है। जीपी का रिवर्स आपको जीपी ही होगा, लेकिन एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो रिवर्स होता है, उल्टा होता है, जो रेसिप्रोकल होता है, वो आपका क्या होता है, एचपी होता है।
और एचपी का रेसिप्रोकल क्या होता है, एपी होता है, वाइस वर्सा। ठीक है, अगर आपसे कोई बोल दे कि एपी का जीपी का उल्टा क्या होता है, तो जीपी का उल्टा कुछ नहीं होता, जीपी का उल्टा जीपी ही होता है। ठीक है, रेशियो बदल जाता है लेकिन होता है वो जीपी ही। तो यानी कि आप देखिए, अगर आप अब ये सोचिए कि अगर ये 3 टर्म एपी में है, अब भूल जाइए ऊपर वाला लाइन को, अब इसके हिसाब से चलिए, अगर ये 3 टर्म एपी में है तो इनके बीच का जो डिफरेंस है एपी में कब होगा, जब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इनके बीच के डिफरेंस के बराबर होगा। तो इसको उठा के आप इधर ले आइए, तो 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी ए सी, पलट लीजिए, तो b बाई 2 इज इक्वल टू ए सी बाई ए प्लस सी, तो b इज इक्वल टू 2ac बाई ए प्लस सी। यानी कि अगर एबीसी एचपी में है तो कुछ लोग डायरेक्ट इसको यूज कर लेते हैं, एबीसी अगर एचपी में है तो कुछ लोग डायरेक्ट इसको यूज करते हैं, b इज इक्वल टू 2ac बाई ए प्लस सी। एबीसी अगर एपी में है तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, एबीसी अगर एपी में है तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं आपको। और एबीसी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी या बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी। मतलब ये 3 रिजल्ट आपको एकदम दिमाग में रहना चाहिए, बहुत इस्तेमाल है, इसका तो कम ही इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल बहुत है। मुझे लगा कि शायद आगे जब हम क्वेश्चंस में बढ़ेंगे तो इस टर्म्स का यूज होना चालू हो जाएगा, तो मुझे लगा पहले आपको बता देना चाहिए इसको ठीक से, ठीक है, कि जहां पे आपको फायदा हो। अच्छा, एक चीज हम लोग यहाँ पे और बात कर सकते हैं, खास कर जीपी वाले में। देखिए होता क्या है, पहले समझिएगा, अगर एबीसी जीपी में है, ध्यान दीजिए, एबीसी अगर जीपी में है, कहीं से भी कोई नंबर ले लीजिए, तो ये जो है ना, इसके बाद वाला ये नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, ध्यान देगा, इसका क्या मतलब हुआ कि इस नंबर में अगर रेशियो से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा, कहीं से भी ले लो। जैसे हम एग्जांपल में आपको दिखा रहे हैं 2 4 8 16 32 64, देखिए जीपी। अब 20 से ये 3 नंबर उठा लीजिए, 8 16 32, कहीं से भी उठा लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए कोई भी 3 नंबर। तो देखिए अगला नंबर कैसे मिला होगा, याद करिए, अगला नंबर मिला होगा पहला नंबर, तो जो यहाँ पे दिख रहा है, और उसमें रेशियो से मल्टीप्लाई, रेशियो इसका कितना 2 दिख रहा है, यानी कि ये सी कब मिलेगा, ये सी तब मिलेगा जब प्रीवियस वाले में अगर हम आर से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये भी एक कंसेप्ट याद रखिएगा, बहुत काम का कंसेप्ट है। कभी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और कभी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। एबीसी अगर जीपी में होगा तो ए को वैसे छोड़ दीजिए, बी को ए आर लिख सकते हैं, सी को ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। कभी ये यूज होता है ये वाला, और कभी ये भी यूज होता है। एपी वाले में ज्यादा यूज होता नहीं, एपी वाले में भी हम कर सकते थे, ऐसा नहीं है, एपी वाले में ये हम लोग काम कर सकते थे, एपी वाले में कि अगर ए बी सी एपी में है तो ए को छोड़ दो, बी को आप ए प्लस डी ले लो, और सी को आप ए प्लस 2 डी लिख दो, ठीक है। इसका यूज नहीं होता है, ये सही है तो करेक्ट, ये यूज नहीं होता है, लेकिन इनमें इन दोनों का इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, जो इतना हम लोग सीखे हैं क्या कहीं काम आ सकता है कोई इसी कंसेप्ट में, देखा जाए। ओके, आप नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं। इफ एबीसी आर इन एपी, देखते हैं, इफ एबीसी आर इन एपी and what, and XYZ are in GP, then show that okay, then show that x to the power b minus c into y to the power c minus a into z to the power a minus b is equal to 1। ये क्वेश्चन कुछ भी हो, कंडीशन से आपको ठीक से समझना होगा, कंडीशन अगर आप ठीक से नहीं समझिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए,
यहाँ पे दो चीज दे रहा है, एबीसी को आपको एपी बोल रहा है, ध्यान देगा, एबीसी को आपको क्या बोल रहा है, एपी, ओके। और एक्स वाई जेड को आपको बोल रहा है जीपी, दो चीज बोल रहा है। और देखिए ये प्रूविंग पे ध्यान देखिए, शो करिए, अच्छा ये एक्स वाई जेड कौन है, ध्यान से देखिए नीचे वाला कौन है, जीपी है। तो अगर बेस आपका जीपी हो जाए, थोड़ी देर पहले बताएं, अगर बेस आपका जीपी हो जाए तो क्वेश्चन चलिए थोड़ा सा कोशिश किया जाए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक्स टू द पावर बी माइनस सी, वाई टू द पावर सी माइनस ए एंड जेड द पावर ए माइनस, ये आता है। अब ध्यान दीजिए एक्स, देखिए मेरा टारगेट है कि किस तरह से बेस को पहले कम करें, तो क्या दिया हुआ इनके बीच में रिलेशन कैसा है वो देख लेते पहले। तो रिलेशन है कि एक्स वाई जेड आपका जीपी में है, तो हम इस बार ऐसे कर सकते हैं क्या कि y को हम लिख देते हैं एक्स आर, तो कहीं भी यूज नहीं आर, एंड z को लिख लेते हैं एक्स आर स्क्वायर, कोई दिक्कत है? ये लाइन क्लियर है? अगर मान लीजिए तीन टर्म में रिलेशन जीपी का है, तो x को तो वैसे ही छोड़ दिए, y को लिख सकते थे एक्स आर, एंड z को लिख सकते थे एक्स आर स्क्वायर। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, एक्स बी माइनस सी, वाई के लिए क्या लिख सकते हैं एक्स आर सी माइनस ए, एंड जेड के लिए कितना लिख सकते हैं एक्स आर स्क्वायर ए माइनस बी। अब एक्स टू द पावर बी माइनस सी, एक्स टू द पावर सी माइनस ए, आर टू द पावर सी माइनस ए, एक्स टू द पावर a minus b and 2a minus b। ध्यान दीजिए ये x x x, देखिए तीन जगह पे बेस सेम है, तो x b माइनस सी, ओके, प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी। आर पे ध्यान दीजिएगा, आर पे c माइनस ए, आर तो इसके पास नहीं है, एक यहाँ पे 2a माइनस बी। देखते हैं, काटते हैं, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, x टू द पावर कितना आ रहा है 0, आर पे आते हैं c माइनस ए प्लस 2a माइनस 2b। ध्यान दीजिएगा x टू द पावर 0 r, 2a से a जाएगा तो a हो जाएगा माइनस 2b। देखिए हम आपको बोले थे पिछले क्वेश्चन में कि जब काटते हैं तो थोड़ा ध्यान से काटिएगा, और इस बार देखिए थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया, नहीं कट रहा है, तो आपको क्या करना होगा, अब आपको एबीसी के रिलेशन में आना होगा, अब आपको एबीसी के रिलेशन में आना होगा, तो आप आइए वहां पे, गिवन आपको है एबीसी आपका जीपी है, एपी है शायद, तो इसका मतलब बी माइनस ए का वैल्यू सी माइनस बी के बराबर होगा, तो इसका मतलब बी प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ए, तो इसका मतलब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो ए प्लस सी को आप 2b बोल सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 0 आर, एंड सी प्लस ए के बदले में आप 2b यूज कर सकते थे माइनस 2b, तो एक्स टू द पावर 0 इंटू आर टू द पावर 0, रिजल्ट इज 1। क्लियर है? इज इट क्लियर? क्लियर है? कंसेप्ट बहुत सिंपल था, नीचे वाला जो टर्म्स था उसको बेस को कम करना था, इनके बीच का वाला रिलेशन ढूंढे। समझ में आया? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ, पहले वो बोलिए। एक क्वेश्चन और यहां से हो सकता है, अभी है टाइम, अभी तो एक क्वेश्चन हम लोग यहां से और कर सकते हैं। चलिए कुछ लोग तो मैसेज किए, कुछ ही लोग मैसेज करते हैं, मुद्दे का बात ये है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि एबीसी आर इन जीपी, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी and a to the power 1 by x is equal to b to the power 1 by y is equal to c to the power 1 by z. Prove that x, y, z are in AP. Prove that x, y, z are in AP.
मिटा दीजिए इसको। प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन एपी, ये एक क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, थोड़ा सा सोचो, फिर हम बात करते हैं इस पे। अगले क्लास में क्वेश्चन का थोड़ा सा क्वालिटी और बढ़ेगा, थोड़ा ठीक होगा। आप लोग एपी पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए, जीपी पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। जीपी एक बार जब खत्म कर देंगे फिर आप जीपी एक बार बुक से भी देख लीजिएगा, ऐसा बचता नहीं है कुछ। 100-150 क्वेश्चन तो हम खुद ही करा देते हैं, तो कुछ ऐसा बचता नहीं है बाद में कुछ करने के लिए। क्वेश्चन देखिए, एबीसी आर इन जीपी, क्वेश्चन क्या है, एबीसी आर इन जीपी एंड ए टू द पावर 1 by x ओके। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये होता है। और एक और रिलेशन होता है, हम लोग को पता है। अब यहाँ आते हैं, ठीक है। आप एक चीज नोटिस करिए कि आपको ये और ये चीज दिया हुआ है, एबीसी जीपी में है, और एक रिलेशन और दिया हुआ है यहाँ पे एबीसी और एक्स वाई जेड है ना। एक तो ये दिया हुआ है और यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। फाइनल प्रूफ करना कि एक्स वाई जेड एपी में, फाइनल प्रूफ करना कि एक्स वाई जेड आपका एपी में। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ए टू द पावर 1 by x इज इक्वल टू बी टू द पावर 1 by y इज इक्वल टू सी टू द पावर 1 by z। ध्यान से देखोगे, इसको हम k के बराबर कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले आप समझो, आपको कोशिश करना है कि इससे आपको यहां पहुंचना है। एबीसी से कोई ऐसा जगह हो जिसके जरिए आप यहां पहुंच पाए, क्योंकि प्रूविंग एक्स वाई जेड में, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन जो है वो इधर का है, तो इससे थोड़ा हेल्प लेते हैं। तो देखो, अगर इन दोनों को आप लोगे ना, इसको और इसको दिखाते हैं, अगर ए टू द पावर 1 by x इज इक्वल टू के लोगे और दोनों तरफ अगर मान लो कि x दे दिए, ये तो कट जाएगा, तो a का वैल्यू कितना होगा, k टू द पावर x। तो अगर आप इन दोनों से निकालने की कोशिश करोगे तो a का वैल्यू हो जाएगा k टू द पावर x, b का वैल्यू हो जाएगा k टू द पावर y और c का वैल्यू हो जाएगा k टू द पावर z। ठीक है। अब देखो, गिवन आपके पास है, गिवन है कि ABC आपका जीपी में है, तो आप यहां बोल सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, मिटा देते हैं तो। ठीक है, आपके पास फंडामेंटल है तो इतना टफ भी नहीं है। ठीक है। अब देखिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास है ए सी, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको, देखो यहां से निकाले मैं सबका वैल्यू। बी का वैल्यू हो गया के टू द पावर वाई, इसका स्क्वायर हो गया। ए कितना आपके पास है, के टू द पावर एक्स। सी कितना आपके पास है, के टू द पावर जेड। फाइनली क्या दिख रहा है आपको, के टू द पावर 2y एंड दिस इक्वल टू के टू द पावर एक्स प्लस जेड। ध्यान दीजिए, के टू द पावर 2y इतना। अब देखिए, बेस है के, तो आप लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। और ऐसा कब लिखते हैं, जब एक्स वाई जेड आपका एपी में हो गया प्रूफ। देखिए, जो प्रीवियस कंसेप्ट दिए इसमें दो दो क्वेश्चंस बना। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल था, बेस सेम था, तो ये दोनों इक्वेट हो जाता। तो अब अगर ये ऐसा हो रहा है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड एपी में होगा। इज इट क्लियर, कोई डाउट है कहीं पे भी किसी भी टाइप का, क्लियर है? यस या नो? चलिए, अगले दिन फिर हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग बात करते हैं, कुछ और नए क्वेश्चन के साथ आते हैं। ठीक है, और इसको और बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। ठीक ठाक है, आसान है, कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए।